हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जस्ट क्रैक इट। सो वीडियो पे जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो यूनिट है +2 की यूनिट फिजिक्स की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इस पर दो टॉपिक हम लोग वीडियो पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है फैराडेज एंड हेनरीज एक्सपेरिमेंट। सो फैराडे और हेनरी ने मिलकर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। वो एक्सपेरिमेंट जानेंगे कि क्या थे एक्सपेरिमेंट, और फिर हम लोग स्टडी करेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, क्योंकि इस पूरी यूनिट में मैग्नेटिक फ्लक्स का काफ़ी रोल है। सो काफ़ी अच्छे से ये वीडियो आप लोग देखना। आई होप आप लोगों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट क्लियर होगा, उससे आप लोग मैग्नेटिक फ्लक्स का कंसेप्ट काफ़ी इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। अगर क्लियर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग वीडियो पे अच्छे से अंडरस्टैंड कर जाएंगे। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, उसका अंडरस्टैंड करने के लिए आप लोग ये एक्सपेरिमेंट्स देखें। फैराडेज एंड हेनरीज एक्सपेरिमेंट दोनों ही साइंटिस्ट के सरनेम है, उन्हीं के ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए हैं। और आप लोग बोर्ड पर ये कुछ सेटअप सा देख रहे हैं। ये क्या सेटअप है? ये है हम लोगों की कॉइल, ठीक है, इसको लिख देते हैं कॉइल। और इस कॉइल को मैंने गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड किया हुआ है। सेम ये भी आप लोग देखें, ये है कॉइल और उसको भी गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड किया हुआ है। ये अलग डायग्राम है और ये नीचे वाला अलग डायग्राम है। अच्छा, अब मोस्ट इंपोर्टेंट बात कि गैल्वेनोमीटर क्या है और गैल्वेनोमीटर क्यों कनेक्ट किया हुआ है। गैल्वेनोमीटर आप लोग रीड कर चुके हैं कि गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो अगर उस गैल्वेनोमीटर से बिल्कुल स्मॉल अमाउंट का करंट भी पास करे, ठीक है, बिल्कुल थोड़ी मात्रा में भी करंट पास करे, तो गैल्वेनोमीटर जल्दी से डिफ्लेक्शन शो कर देता है कि जी हाँ, इसमें से करंट पास हुआ। एमीटर भी करंट को मेजर करने के काम आता है, लेकिन एमीटर की प्रॉब्लम ये है कि एमीटर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट की वैल्यू शो नहीं करता है, जबकि गैल्वेनोमीटर थोड़े से करंट को भी शो कर देता है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोग करते क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज करते हैं और उसकी वजह से करंट क्रिएट होता है। कैसे चेंज की जाती है देखो आप लोग। फिर से देखिए, कॉइल है, कॉइल पे गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर इसलिए यूज किया ताकि करंट अगर पास करे इस वायर से तो गैल्वेनोमीटर हमें शो कर दे। सेम सेटअप इधर भी। इस पॉइंट पर आप लोग देख रहे हैं, ये है नॉर्थ और साउथ, दैट इज बार मैग्नेट। ओके, ये है बार मैग्नेट। और बार मैग्नेट आप लोगों ने जरूर देखा होगा, चुंबक जिसको हम लोग बोलते हैं, बार मैग्नेट, उसकी शेप इस तरह की होती है। और ये क्या है, ये देखिए, ये फिर से कॉइल है और इसको आप लोग आयरन रोड जूम कर रहे हैं, ये आयरन रोड है और इस पर वायर है और ये बैटरी लगी हुई है, विच मीन्स करंट पास कर रहा है। और आप लोगों को पता है कि अगर किसी वायर से करंट पास करे तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करती है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एमिट करती हैं। तो ये क्या है, ये बन गया है हम लोगों का इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। तो अगर ये और ये देखें तो ये क्या है, ये बार मैग्नेट है, नेचुरल मैग्नेट है जो आपसे मैग्नेट की फॉर्म में ही मिलता है। ये हम लोगों ने खुद मैग्नेट बनाया है इलेक्ट्रिसिटी से, क्योंकि बैटरी लगाई गई है तो इसको लिखा इलेक्ट्रोमैग्नेट। बोथ आर मैग्नेट्स, दोनों का काम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एमिट करना। अब ये सेटअप देखें, ये एरो आप लोग देखें। फर्स्ट इस डायग्राम को देखें। देखिए, फैराडे और हेनरी ने जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप में ये सेट किया कि एक तरफ कॉइल ली जिस पर गैल्वेनोमीटर और बार मैग्नेट लिया, फिर उन्होंने क्या किया, बार मैग्नेट को इस कॉइल की तरफ मूव किया, ठीक है। सपोज करें ये मेरा बार मैग्नेट है और ये थी कॉइल, तो इस बार मैग्नेट को ऐसे रखा और इस कॉइल की तरफ मूव किया, इस तरफ ऐसे, ठीक है, स्लोली स्लोली मूव किया। तो उन्होंने क्या देखा कि ये गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो की। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब बार मैग्नेट कॉइल की तरफ मूव हुआ इस तरह से, तो गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो की। डिफ्लेक्शन मींस इसकी जो मीटर था वो, उसकी जो रीडिंग थी वो चेंज हुई। अगर इसने अपनी फ्लक्चुएशन शो की, विच मींस इस वायर से करंट गया, ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये आई कि ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो गया कि इस बार मैग्नेट को इस तरफ लेकर गए, तो ऐसा क्या हुआ कि इस पॉइंट पर करंट फ्लो कर गया।
फिर उस साइंटिस्ट ने क्या किया, उस बार मैग्नेट को रोक दिया। जैसे ही उसने बार मैग्नेट को वो इस तरफ मूव कर रहा था, ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करने लगा और फिर साइंटिस्ट ने उसको रोक दिया। ठीक है, जैसे ही उसने रोक दिया तो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन शो करना बंद हो गया, विच मींस इस पर करंट की वैल्यू आना बंद हो गई। ठीक है, और फिर उसने क्या किया, फिर उसने फिर से मूव किया तो देखा फिर से करंट आना स्टार्ट हो गया। फिर एक और उसने रीडिंग की, उसने अब ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया। सपोज करें पहले इस डायरेक्शन में मूव था, अब इस डायरेक्शन में चल पड़ा। जैसे ही वो इस डायरेक्शन में चला, विच मींस अवे फ्रॉम दिस कॉइल, ठीक है, इस कॉइल से दूर जाने लगा, तो फिर से गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो की। अगर गैल्वेनोमीटर ने फिर से डिफ्लेक्शन शो की, विच मींस अगर बार मैग्नेट को मैं क्लोज लेकर जा रहा हूं या बार मैग्नेट को मैं दूर लेकर जा रहा हूं, किससे, कॉइल से, तो गैल्वेनोमीटर जो लगा है कॉइल पर वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, विच मींस कॉइल पर करंट मिल रहा है। कब मिल रहा है, जब बार मैग्नेट को वी आर टेकिंग बार मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल or away from the coil, the galvanometer is showing deflection, which means current is passing from this coil. ठीक है, और जब इस बार मैग्नेट को हमने रोका, when the bar magnet is stationary, रोका means stationary, the galvanometer shows zero deflection, which means there is no current in the coil. तो ये थी उनकी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सेम ऑब्जर्वेशन इस पर भी किया, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट भी क्या है तो मैग्नेट ही। तो फिर से उन्होंने क्या किया, इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को इस तरफ लेकर आए, मूविंग टुवर्ड्स दिस कॉइल, well this electromagnet is moving towards this coil, the galvanometer is showing deflection, which means this coil have current. But when this electromagnet is going away from the coil, दूर जा रहा है, away from the coil, then again this galvanometer is showing deflection, and when this electromagnet is stationary, and this electromagnet is stationary, the galvanometer shows no deflection. अब एक बात और इस पर ऐड कीजिएगा, फिर से सुनिए, दोनों केसेस सेम है। जब बार मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट को इस तरफ लेकर आए, ठीक है, इस तरफ लेकर आए, तो गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो की, सपोज करें इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये मैं थोड़ा गैल्वेनोमीटर बड़ा सा बना देता हूं, ये मान लीजिए 0 है, 1 2 और इस तरफ 1 2, तो गैल्वेनोमीटर की वाई मान लीजिए इस तरफ लेकर आए, तो गैल्वेनोमीटर ने इस तरफ डिफ्लेक्शन शो की। ठीक है, पहले 0 पे था, इस तरह डिफ्लेक्शन शो की। जैसे ही बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट को अवे फ्रॉम द कॉइल इस तरफ लेकर जाएंगे, दूसरी तरफ दूर, तो ये डिफ्लेक्शन जो होगी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में शो करेगी। और इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट को इस तरफ लेकर आते हैं, व्हिच मींस इस साइड टुवर्ड्स द कॉइल की तरफ लेकर आते हैं, तो जो करंट की डायरेक्शन पैदा हुई इस पर, और जो बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट को दूर लेकर गए, तब जो करंट पैदा हुआ, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट हुई। आई होप ये पॉइंट आप लोग अंडरस्टैंड कर पाए होंगे, ऑपोजिट। अब बात करते हैं कि ये सब हुआ क्यों, क्या हुआ ऐसा कि करंट पैदा हो गया। तो अब इस बात को फिर से सुनिए अच्छे से। ये जो बार मैग्नेट है, आप लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट की हैं बार मैग्नेट की। ठीक है, बार मैग्नेट में छोटी सी स्पेस पर एक आपकी मेमोरी रिकैप कर देता हूँ, नॉर्थ से आउट जा रही थी साउथ की तरफ। आई होप आप लोगों को याद आया होगा इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, नॉर्थ से आउट साउथ, तो इसके पास क्या है, इसके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। ठीक है, कई सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। सेम वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट सोलेनॉइड याद करें तो आप लोगों को याद होगा कि उसकी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिट्टो बार मैग्नेट की तरह होती हैं। तो ये क्या है तो ये सोलेनॉइड ही करंट की सप्लाई दी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट करना शुरू किया इसने। तो बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट दोनों में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। तो अब आप लोग इसको इस तरह से देखिए, ये आ गया मेरा बार मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो मर्जी इसको माने। जब इससे इसको मैंने इस जगह पे रखा था, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही थी। काफी अच्छे से बातें सुनना, ठीक है, कि जब इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही थी, ठीक है, कई सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस,
तो मान लो इस पॉइंट पर मैंने रखा तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी वो इसको टच होते होते निकल रही थी। सारा मैं जो बातें बोल रहा हूं ये इमेजिनेशन का कंसेप्ट है, आप लोगों को सिर्फ अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए बात कर रहा हूं। तो सपोज करें मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे निकलती हुई टच कर रही थी, अगर मैं इसको थोड़ा आगे लेकर जाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन थोड़ी आगे होंगी, और आगे लेकर जाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे क्रॉस करना स्टार्ट करेंगे, और आगे लेकर जाऊंगा और ज्यादा क्रॉस करेंगे, और आगे लेकर जाऊंगा और ज्यादा क्रॉस करेंगे। तो इसको मैं एक नंबर की तरह आपको समझाऊंगा। सपोज करें मैंने इस पॉइंट पर रखा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी पास हुई, मैंने बोला 0 पास हुई क्योंकि टच करते करते निकल रही थी। फिर मैं क्लोज लेकर गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मान ले 10 इससे पास कर गई, थोड़ा और आगे लेकर गया, फिर 11 पास की, थोड़ा और आगे लेकर गया 12 पास की, फिर और आगे लेकर गया 20 पास की, और आगे लेकर गया 25 पास की, और आगे लेकर गया 35 पास की। हुआ क्या, जैसे मैं इसको इस तरफ लेता गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग फ्रॉम दिस आर चेंजिंग। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इससे पास कर रही थी चेंज कर रही थी, 0 1 2 3 20 25 35 तक चेंज हुई। और जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज करती हैं, काफी इंपॉर्टेंट बात है, फैराडेज का लॉ नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे, उस पर ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आएगा कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस with the conductor changes EMF will induced। जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी कंडक्टर से चेंज करती हैं EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा होती है, तो इस पर EMF पैदा होगी, ठीक है, इस पर क्या पैदा होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF पैदा होगी। अच्छा, जब हम लोगों ने स्टॉप कर दिया, ठीक है, मान लो मैंने इस पॉइंट पर लास्ट में 35 पास की, उस पॉइंट पर मैंने स्टॉप कर दिया, तो क्या होगा, 35 पास की तो 35 ही पास करती रहेंगी, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। तो अगर 35 ही पास करती रही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंजिंग हुई, तो आंसर है नहीं हुई चेंजेस। वो तो फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी कि 35 पास कर रही हैं। अगर मान लो मैं 10 मिनट इसको ऐसे ही रखूंगा तो 10 मिनट तक 35 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही इस कॉइल से पास करेंगी। अगर 35 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल से पास कर रही हैं तो क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज कर रही हैं, आंसर है नहीं कर रही हैं, क्योंकि फिक्स्ड है। और जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फिक्स्ड होती हैं तो ईएमएफ पैदा नहीं होती है। यही रीजन था कि जब बार मैग्नेट को हम लोग स्टॉप कर रहे थे तो कोई ईएमएफ पैदा नहीं हो रही थी, जब उसको मूव कर रहे हैं तो ईएमएफ पैदा हो रही है, विच मींस करंट मिल रहा था, ठीक है। इस पॉइंट पर आकर 35 पास की और फिर मैंने इसको इस तरफ लेने स्टार्ट कर दिया। अगर इस तरफ लेना मैंने स्टार्ट कर दिया तो क्या हुआ, 35 थी, फिर कम होगी, 25 आएंगी, 20 आएंगी, कम होते 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 मान लो 10 आ गई। तो क्या हुआ, जैसे इस तरफ चला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज होना स्टार्ट हुई। डिक्रीज जरूर हुई पर वैल्यू तो चेंज हुई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वैल्यू चेंज हुई। कितनी पास कर रही थी, 35 पास कर रही थी, फिर 15 पास करने लगी, फिर 10 पास करने लगी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वैल्यू फिर से चेंज हुई। तो जब मैं बार मैग्नेट को इस तरफ लेकर जाता हूं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती है। जब बार मैग्नेट को रोक देते हैं किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फिक्स्ड हो जाती है। जब बार मैग्नेट को दूर लेकर जाता हूं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फिर से चेंज होती हैं। और जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी ईएमएफ पैदा होगी। यही फैराडे ने फिर स्टेटमेंट दी थी, जो हम लोग अच्छे से आगे और पढ़ेंगे। लेकिन मेन लॉजिक इसके पीछे यही है कि क्यों बार मैग्नेट को जब टुवर्ड्स कॉइल लेकर जा रहे हैं या अवे फ्रॉम द कॉइल लेकर जा रहे हैं तो क्यों गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। द रीजन इज बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विद दिस कॉइल आर चेंजिंग व्हेन वी आर मूविंग बार मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल और अवे फ्रॉम द कॉइल। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। सेम लॉजिक इलेक्ट्रोमैग्नेट में, ठीक है। एक और एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या किया, ठीक है, इसी के साथ इन्होंने थर्ड एक और अरेंजमेंट सेटअप किया था। उस सेटअप पे क्या किया उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एक इस तरह से कॉमन वुडन लॉग बोल लो, वुडन स्टिक बोल लो, ठीक है, इस तरह से किया। और कॉमन वायरिंग की कुछ इस तरह से, ये वायरिंग की, ठीक है। सपोज करें ये मैंने लगा दिया गैल्वेनोमीटर, ठीक है। और सेकंड क्या किया, वायर अटैच ना करके इस तरह से एक और वायरिंग कर की
और उस वायरिंग पे क्या किया, पॉजिटिव नेगेटिव और एक मैंने दे दी की, ये तो बैटरी और ये की लगा दी, दिस इज की। तो इस सेटअप पे क्या किया उन्होंने, इस एक्सपेरिमेंट पे क्या किया, 2 नंबर मैं इसको देता हूँ। इस पर भी सेम सेटअप था। क्या किया उन्होंने, सबसे पहले की को क्लोज किया, ठीक है जी, इस की को मैंने क्लोज कर दिया। जैसे ही इस की को क्लोज करूंगा क्या होगा, करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग। अगर करंट फ्लो करेगा तो ये क्या बन गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट करेगा। अगर इसने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे भी पास करेंगी, क्योंकि ये बिल्कुल इसके क्लोज है। सो व्हेन वी विल क्लोज द की, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस produced by this coil will affect this coil too. Okay, so if magnetic field lines will be produced by these coils, then EMF will be induced in these coils. ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर बनी तो EMF इधर भी बनेगी, विच मीन्स करंट बनेगा, ठीक है, विच मीन्स करंट बनेगा। और करंट बना, ठीक है, फिर क्या होता है, फिर कुछ टाइम के बाद EMF 0 आती है, ठीक है, जैसे ही की ऑफ की, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी, इधर EMF आ गया, फिर EMF चला गया 0, गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो की, फिर से 0 पे आ गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कॉइल पर जैसे ही करंट पास होना स्टार्ट हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनना स्टार्ट हुई। सपोज करें इससे, इस बैटरी की वजह से टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं वो 10 बनती हैं, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं। तो जैसे ही इससे करंट स्टार्ट हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनना स्टार्ट हुई। कैसे बनना स्टार्ट हुई, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बनी, ऐसे फास्ट बनी। अगर ये की मैंने ऑन ही रखी तो 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन गई, फिर वो 10 ही बनती रहेंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर 10 ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती रही तो 10 ही इससे पास करती रहेंगी, चाहे मैं की को 1 आवर तक, 2 आवर्स तक या 1 दिन तक ऑन रखूं, 10 की 10 ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करती रहेंगी। तो क्या वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हुई? आंसर है नहीं हुई, वो तो फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हुई। अगर फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हुई तो फिर करंट काहे का, क्योंकि करंट तो मिलता है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इस करके मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे की ऑन रखी तो 0 मैग्नेटिक फील्ड लाइन, गैल्वेनोमीटर विल शो नो डिफ्लेक्शन। देखो फिर से सुनना, जैसे ही स्विच ऑन किया गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो की, लेकिन फिर 0 आ गया। 0 क्यों आ गया? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फिक्स्ड हो चुकी है। और फिर जैसे ही की को ओपन किया, फिर से गैल्वेनोमीटर अपनी डिफ्लेक्शन शो करेगा और फिर से 0 आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही की ऑफ की, ठीक है, जब ऑफ की तो फिर से करंट जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 10 से कम होना स्टार्ट करेगी, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 कम होना स्टार्ट करेगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फिर से चेंज हुई तो गैल्वेनोमीटर फिर से डिफ्लेक्शन शो करेगा, और फिर जाकर मैग्नेटिक फील्ड लाइन 0 होगी तो गैल्वेनोमीटर विल शो नो डिफ्लेक्शन। आई होप आप लोगों को बातें समझ आ रही होंगी। हेनरी और फैराडे ने क्या एक्सपेरिमेंट किए। ओवरऑल मैं बात करूं कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी कंडक्टर से पास करेगी तो EMF विच मीन्स करंट पैदा होगा। और ये ही मेन लॉजिक है इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के पीछे। आप लोगों ने हाइड्रो प्लांट्स, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में विजिट किया होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि बिजली किस तरह से बनाई जाती है। किसी पर पहाड़ी पर हम लोगों ने पानी को स्टोर किया होता है, फिर उस पानी की जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, जो पोटेंशियल एनर्जी है पानी के अंदर, उसको ऊंचाई पर स्टोर करने के लिए उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन कैसे, वो कंसेप्ट छुपा हुआ है इसी के ऊपर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर, जो अच्छे से मैं आप लोगों को अपकमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो ये था। अब मैं बात करूंगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। आई होप आप लोगों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट क्लियर होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स E.A आप लोगों को याद हो तो, लेकिन इस पर हम लोग चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फ्लक्स कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और सो मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर मैं बात करूं, क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, फाई से इसको मैं डिनोट करूंगा और बी डॉट ए, ओके, ये तो मैथमेटिकल आ गया। थ्योरेटिकल क्या है, थ्योरेटिकल है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, number of magnetic field lines passing from the surface, okay, magnetic flux क्या है, number of magnetic field lines passing from the surface, okay। so phi is equal to v dot a, phi m भी आप लोगों को बुक पे मिल सकता है, और phi भी अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये क्या बन गया, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। काफी इंपॉर्टेंट बातें आने वाली हैं तो सुनिएगा, ए बी कॉस थीटा। इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का हम लोग कंपोनेंट यूज करेंगे कॉस थीटा वाला कंपोनेंट। और कॉस थीटा वाला कंपोनेंट क्या होता है वो देखिए आप लोग। सपोज करें ये है मेरे पास कोई सरफेस, ठीक है, और ये मेरे पास गई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उस सरफेस से पास हुई, ठीक है, नॉर्मली पास नहीं हुई, ये कुछ स्लाइडिंग फॉर्म में पास हुई। किस तरह से आप लोग देखेंगे, सपोज करें ये है सरफेस, ठीक है, सो इस तरह से पास ना करके, देखिए इस तरह से पास नहीं हुई, ठीक है, ये तो नॉर्मल हुआ, इस तरह से पास हुई, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आई, इसको क्रॉस किया इधर से और इसको टच करता हुआ इस तरह से पास, किसी एंगल पर पास हुई, तो क्या होगा। अच्छा, तो अगर मैं एरिया वेक्टर की बात करूं, ए इज एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर आप लोगों को पता होगा। अगर ये है सरफेस, ठीक है, अगर ये है सरफेस तो एरिया वेक्टर क्या होता है, अगर ये है सरफेस तो एरिया वेक्टर ऑलवेज नॉर्मल, ऐसा, ठीक है। तो एरिया वेक्टर बनाते हैं इसमें, सपोज करें इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो एरिया वेक्टर क्या हुआ, ये हुआ, एंड से डिनोट कर दो ये एरिया वेक्टर को। और दिस इज बी, मैग्नेटिक फील्ड बी, और एंगल क्या है, ये है एंगल थीटा, ठीक है, दिस इज बी एंड दिस इज एंगल थीटा, तो ठीक है, दिस इज बी एंड दिस इज एरिया, दिस इज बी एंड दिस इज एंगल थीटा। तो अगर मैं बी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कंपोनेंट बनाऊं, ठीक है, सिर्फ मैं इसी लाइन को एक अलग डायग्राम में शो करूंगा ताकि ज्यादा आपके क्लियर आपके माइंड में डायग्राम बने। ये है मेरा सरफेस, ठीक है जी, और ये थी हम लोगों की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, बी, ये थी हम लोगों की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और ये है हम लोगों का एंगल थीटा, और ये है एरिया वेक्टर। तो B, ये देखिए ये B और ये M, तो इसके कंपोनेंट्स अगर मैं बनाऊं तो इस तरफ आएगा V साइन थीटा, और जिस तरफ थीटा होगा उस तरफ कंपोनेंट आएगा B cos थीटा। सो व्हाट इज दिस B cos थीटा, देखिए ये B cos थीटा क्या है, B cos theta, this component B cos theta is the component of magnetic field, देखिए ये है magnetic field line, so B cos theta is the component of magnetic field lines normal to the surface, क्योंकि n वेक्टर क्या है, नॉर्मल है सरफेस की तरफ, B cos theta कौन सा है कंपोनेंट, जो n की तरफ है, which means नॉर्मल की तरफ है, so B cos theta, this B cos theta is component normal to surface. So magnetic field, so magnetic flux is the number of magnetic field lines passing from the surface normally. याद रखिए थोड़ा अच्छे से अगर मैं बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड की वो ही लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का हम लोग वो ही कंपोनेंट कंसीडर करेंगे जो नॉर्मली पास कर रहा हो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो ड्यूरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, so during magnetic flux
we will consider component of magnetic field which are normal to surface. We will consider component of magnetic field which are normal to surface. So सिर्फ हम लोग v cos थीटा कंपोनेंट से डील करते हैं, बाकी कंपोनेंट से नहीं डील करते हैं. अब इस पर मैं बात करूं कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0 तब क्या होगा, एंड इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तब क्या होगा. देखिए अगर मैं थीटा बोलूं 0, ठीक है, सो 0 का मतलब क्या हुआ कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, जो एंगल थीटा बना रही है, ये एंगल नहीं बनाएंगी, 0 एंगल बनाएंगी. किसके साथ, एरिया वेक्टर के साथ, और एरिया वेक्टर है इस तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इसी तरफ पास करेंगी. ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह से पास करेंगे अंडरस्टैंड कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, काफी आगे काम आने वाला है. सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे पास की, देखिए ये है एरिया वेक्टर इस तरफ 90 डिग्री पे, ठीक है. पिछले केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से पास करवाई थी हमने. अब 0 का मतलब हुआ नॉर्मल, ऐसे पास करेंगे, किसी एंगल पर नहीं, इस एंगल पर बिल्कुल परपेंडिकुलर, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बने प्लेन के साथ, लेकिन प्लेन के साथ 90 डिग्री का एंगल, लेकिन एरिया वेक्टर के साथ 0 डिग्री का एंगल होगा जब ये परपेंडिकुलर होगा इस तरफ से, क्योंकि एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में है, ये है एरिया वेक्टर ऐसे, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन. एरिया वेक्टर इस तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इसी तरफ जाएंगी, तो एंगल होगा 0. इफ थीटा इक्वल टू 0, सो b विल बी इक्वल टू, देखिए b क्या, सो फाई विल बी इक्वल टू, देखिए फाई क्या होगा, b cos थीटा, या इसको कंसीडर करें इसको, तो cos 0 is 1, so it will become phi is equal to b, which means मैक्सिमम होने वाला है आप लोगों का मैग्नेटिक फ्लक्स व्हेन, इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम व्हेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस makes angle 0 degree with area vector, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर विद द प्लेन. देखिए एंगल 0 है, लेकिन प्लेन के साथ मैग्नेटिक फील्ड का जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री. बात को अंडरस्टैंड कीजिए, कुछ कंफ्यूजन होगी तो कमेंट कीजिएगा. इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री फाई विल बी 0. अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, व्हाट इट मींस कि एरिया वेक्टर इस तरह से और मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से, इस पे देखिए ये है एरिया वेक्टर इस तरह से, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आई इस साइड ऐसे ऐसे इस तरह. सो प्लेन के पैरेलल, जिस प्लेन के साथ इसका एंगल, मैग्नेटिक फील्ड का एंगल 0 है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एरिया वेक्टर के साथ एंगल 90 डिग्री है, तब फ्लक्स विल बी 0. Okay, flux will be 0. So when magnetic flux will be 0, when magnetic field lines are making an angle of 0 degree with the plane. What? Angle of 90 degree with the area vector. देखिए दो बातें मैं बोल रहा हूं, उस पर आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा. एक मैं बोल रहा हूं प्लेन, एक मैं बोल रहा हूं एरिया वेक्टर. इसको अंडरस्टैंड कीजिए. एरिया वेक्टर के साथ ये जो एंगल में बात कर रहा हूँ, एरिया वेक्टर के साथ 0 होगा, तो एरिया वेक्टर क्या है a, इसको बोल रहा हूं मैं एरिया वेक्टर n को, लेकिन प्लेन ये है, ठीक है. अगर एरिया वेक्टर के साथ 0 डिग्री है तो प्लेन के साथ 90 डिग्री होगा, और अगर एरिया वेक्टर के साथ 90 डिग्री है तो प्लेन के साथ 0 डिग्री होगा. ये बात अंडरस्टैंड कीजिएगा. तो जब थीटा 0 है तो मैक्सिमम, तो थीटा 90 है तो 0 डिग्री है. आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा. फिर भी पर्टिकुलर कोई कंफ्यूजन चली हुई है तो कमेंट कर दीजिएगा, आंसर मिलेगा. अगर फिर ज़्यादा ही प्रॉब्लम होगी तो प्लेन क्या है और एरिया वेक्टर क्या है उस पर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा.
अब बात करते हैं इसकी यूनिट की और इसके डायमेंशनल फॉर्मूलास। ओके, क्योंकि यूनिट भी पूछी जाती है, डायमेंशनल फॉर्मूला भी पूछा जाता है। सो डायमेंशनल फॉर्मूला और यूनिट्स ड्राइव करते हैं अभी। सो आप लोग लिख लीजिए जो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, इसकी जो यूनिट है दैट इज वेबर। ठीक है, एसआई यूनिट किसकी? ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। वेबर, ओके, डब्ल्यू से डिनोट की जाती है। और देखिए फाई इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, इसी से हम लोग बना सकते हैं फाई क्या है? वेबर। सो 1 वेबर इज इक्वल टू बी, दैट इज टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या है? टेस्ला, और एरिया की मीटर स्क्वायर। सो 1 वेबर इज इक्वल टू 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये कन्वर्जन काम आएगी। और वेबर इसकी यूनिट आ गई। और मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसकी यूनिट आप लोगों को पता है, मैक्सवेल भी होती है सीजीएस में। ठीक है, वेबर इन एसआई एंड सीजीएस में अगर बात करें सो मैक्सवेल, याद रखिएगा ये बातें, मैक्सवेल सीजीएस में। डायमेंशनल फॉर्मूला भी इसी से हम लोग ड्राइव कर लेंगे, इसी पॉइंट से। देखिए फाई इज इक्वल टू बी ए तो आपको पता है एरिया, दैट इज मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया का तो डायमेंशनल फॉर्मूला आप लोग इजीली बना लेंगे, दैट इज एरिया ही रखते हैं। और बी का किस तरह से, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है एफ इज इक्वल टू क्यू बी बी साइन थीटा, तो इसी से बी का फॉर्मूला देखिए एफ ओवर क्यू बी। ठीक है, पिछले यूनिट पे जाएं तो समझ आएगी बातें। सो बी इज आल्सो इक्वल टू एफ ओवर क्यू बी। और एरिया का तो एरिया रखा मैंने, और बी के लिए मैंने कर दिया एफ ओवर क्यू बी। तो कॉस थीटा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, फॉर्मूला इसका नहीं होगा डायमेंशनल। सो एफ का बना लें एम एल टी माइनस टू, फोर्स एफ इज इक्वल टू एम में मास इंटू एक्सेलरेशन, और इजी कर देता हूं, दिस इज मास इंटू एक्सेलरेशन एंड दिस इज क्यू का क्या होता है? चार्ज का ए टी, और वेलोसिटी का एल टी माइनस वन, और एरिया का एल स्क्वायर। बचा क्या? मास का एम, दिस मास का एम। एक्सेलरेशन क्या होती है? वेलोसिटी ओवर टाइम। ठीक है, सो इसका अगर फॉर्मूला आप लोगों को डिराइव करना होगा एक्सेलरेशन का, तो एल टी माइनस टू एंड दिस इज एल स्क्वायर, this is mass m, acceleration velocity over time, that is l t minus 2 आ गया acceleration। ठीक है, l t minus 2 आ गया, इसके l स्क्वायर आ गया, नीचे at and this is l t minus 1। सो थोड़ा सा मैथ्स लगाएं। देखिए m तो m आ गया, ये t से t minus 1 कैंसिल कर लें, L से L कैंसिल हो गया तो ये M L2, this is 2 L2, okay, and this is T minus 2 and A minus 1, okay, M L2 T minus 2 A minus 1। ठीक है, तो आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ आया होगा ओवरऑल डायमेंशनल फॉर्मूला का, M/2 T-2 A-1। अब बात एक और आप लोग याद रखें, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ कौन सी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। देखिए नोट्स बनाते रहे साथ में, स्केलर क्वांटिटी, जो कि बोर्ड पर ये सारा आगे पीछे चला हुआ है काम, तो आप लोग अपना पैटर्न में लिख लें। सो मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, दैट इज अ स्केलर प्रोडक्ट बिकॉज मैग्नेटिक फ्लक्स इज द सम इज द रिजल्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए। अगर डॉट प्रोडक्ट है तो स्केलर क्वांटिटी है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। आई होप आप लोगों को फैराडेज और हेनरीज लॉ क्लियर हुआ होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। जो भी बुक आप लोग पढ़ रहे हैं उस बुक से एक बार अंडरस्टैंड करें, जाएं उसको रीड करें, लेक्चर इधर से सुने, बुक से रीड करें, कुछ कंफ्यूजन है एक बार फिर से लेक्चर देखें, और फिर भी कोई पर्टिकुलर डाउट है तो कमेंट जरूर करें। सो थैंक यू एंड गुड लक।